मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिस्टर दानिश आजाद अंसारी जी से कि आपसे मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि आप मेंबर ऑफ यूपी लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हैं, उस बीच मुस्लिम समुदाय से ताल्लुकात रखते हैं आप। ऐसे में सीए को लेकर, क्योंकि लगातार हम इस मुद्दे पे भी चर्चा कर रहे हैं, बहुत गर्म मुद्दा है, वो भी चुनावों से पहले, विपक्ष जो है वो हमलावर है। वो कह रहा है कि ये मुस्लिम विरोधी कानून है और इसका तुष्टीकरण की राजनीति, ममता बनर्जी का इंकार कर देना, अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। इस सब के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है, क्या कुछ प्रतिक्रिया है? क्योंकि बीजेपी लगातार एक ही मैसेज कन्वे कर रही है कि ये नागरिकता देने का कानून है, ना कि लेने का, लेकिन विपक्ष इसके विपरीत पोर्ट्रे कर रहा है सोसाइटी में। देखिए, यही तो सबसे बड़ी तकलीफ की बात है। आपने विपक्ष की बात की, और विपक्ष ने आज़ादी के बाद से लेकर अब तक केवल एक ही एजेंडे पे काम किया है, और वो एजेंडा है किस तरीके से अल्पसंख्यक, खास तौर पे मुस्लिम कम्युनिटी को भ्रमित करके, उनको गुमराह करके, उन्हें डरा के, बहला के, फुसला के, उनको विकास से और उनके मूल मुद्दों से भटकाए रखना, ये विपक्ष का हमेशा एजेंडा रहा है। ये बड़े तकलीफ की बात है। आज़ादी को 75 साल हो गए और आज भी विपक्ष उसी एजेंडे पे काम कर रहा है कि किस तरीके से मुस्लिम समाज को मेन स्ट्रीम से डिरेल किया जाए। आज अगर सीए की बात होती है, विपक्ष मुस्लिम समाज में भ्रम फैलाने की कोशिश करता है। हम मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण की बात करते हैं, मुस्लिम समाज तुरंत उसके बारे में भ्रम फैलाने की बात करता है। हम मदरसों को मॉडर्नाइज करने की बात करते हैं, विपक्ष तुरंत मुस्लिम समाज को कंफ्यूज करने में जुट जाता है। हम अल्पसंख्यक महिलाओं को सशक्त करने की बात करते हैं, विपक्ष उसमें भी अड़ंगा लगाने की कोशिश करता है। तो आज ये बात मुसलमानों के मन में भी एक सवाल है कि हर सही चीज के लिए मुसलमानों को गुमराह करने का एजेंडा विपक्ष का क्यों है? ये विपक्ष ने हमेशा मैं अफसोस की बात है कि विपक्ष ने मुसलमानों को केवल वोट बैंक के चश्मे से देखा है, केवल उनका चुनावी इस्तेमाल किया है। उनका वोट लेके विपक्ष सत्ता में आते थे, उनको सत्ता की कुर्सी मिलती थी, वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बना करते थे, लेकिन कभी भी मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए कोई भी ठोस काम उन्होंने अगर किया हो, उनसे सवाल पूछिए तो उनके पास कोई जवाब नहीं। अगर बात सीए की जाए तो लगातार हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी पूरी जिम्मेदारी और पूरी जवाबदेही के साथ उन्होंने कहा कि सीए ये नागरिकता देने का कानून है और देश के किसी भी जाति, धर्म, मजहब, पंथ, मजहब, समुदाय के किसी भी व्यक्ति की नागरिकता इससे छीनी नहीं जा सकती। ऐसा कोई अमेंडमेंट ही नहीं है, ऐसा कोई इसमें क्लॉज ही नहीं है। आज सुबह खुद गृह मंत्री जी ने पूरे चीजों को स्पष्ट किया और एक दो बार नहीं, 41 बार गृह मंत्री जी ने 41 प्लेटफॉर्म्स पे इन चीजों को सुनिश्चित किया कि सीए केवल और केवल नागरिकता देने का कानून है, इससे किसी की नागरिकता नहीं ली जा सकती। और यह बात आज का मुसलमान जानता है, आज का मुसलमान इन बातों को समझता है। सीए लागू हुए इतने दिन हो गए, देश के किसी भी आम मुसलमान ने इसका कोई विरोध किया क्या? कोई विरोध नहीं किया। देश के किसी भी आम मुसलमानों ने इसके बारे में कोई आवाज उठाई क्या? नहीं उठाई। आज मुस्लिम समाज जानता है कि उसके विकास के लिए क्या जरूरी है। मुस्लिम समाज जानता है कि उसके विकास के मूल मुद्दे क्या हैं। मुस्लिम समाज के मूल मुद्दे उनकी तालीम है, मुस्लिम समाज के मूल मुद्दे उनका रोजगार है, मुस्लिम समाज का मूल मुद्दा उनका उद्योग है। और उनके रोजगार के लिए, उद्योग के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके अच्छी तालीम के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके स्कॉलरशिप के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी केंद्र में, उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पूरी ईमानदारी और तत्परता से और पारदर्शी तरीके से काम कर रहे हैं। तो आज ये विपक्ष को मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके प्लेटफॉर्म से यह अवगत कराना चाहता हूं कि अब आपके किसी भी बहकावे में हमारे देश का मुसलमान नहीं आने वाला। मुसलमान ने ठान लिया है कि वो तरक्की और तालीम की बात करेगा और जो भी उसको तरक्की और तालीम से जोड़ने के लिए काम करेगा, देश का मुसलमान उसके साथ खड़ा है। और मुझे लगता है कि केंद्र की मोदी सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ईमानदारी से मुसलमानों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ा है। इसीलिए आज मोदी की गारंटी पे देश के मुसलमानों को पूरी तरीके से भरोसा है। अच्छा, इस बीच आपने विपक्ष को तो एक मैसेज दे दिया कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए ये भी बकाया बताया। इस बीच मुस्लिम समुदाय को, जो कि इन विपक्षी दलों की बातों में आ रहे हैं, क्योंकि जनता को बातों में लाना आसान होता है, मुश्किल भी होता है, लेकिन कई जगह पर आसान माना जाता है। इस बीच क्या वो मैसेज होगा जो मुस्लिम समुदाय को आप देना चाहेंगे सीए को लेकर?
देखिए, सीए के बारे में हम बार बार इसको मुस्लिम समाज से जोड़ के जो इसको नहीं जोड़ना चाहिए। ये एक सीए एक एक्ट है, एक लॉ है। जिस तरीके से देश के बाकी कानून है, उसी तरीके से सीए भी देश का एक कानून है। वो देश के विकास के लिए, देश की जरूरतों को समझते हुए ये कानून लाना पड़ा। देखिए, जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता है, खासतौर पे मैं अपने हमारे जो अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के भाई हैं और तमाम जितने भी देश के हमारे नौजवान हैं और तमाम देश के लोग हैं, जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता है, समाज की नई नई जरूरतें सामने आती हैं। आप देखिए, पहले हमारे पास किस तरीके के सेलफोन होते थे। आज जैसे जैसे समाज बदला, आज वो सेलफोन ने, कीपैड के मोबाइल ने स्मार्टफोन के रूप में तब्दीली ले ली। इसी तरीके से पहले किस तरीके से 100 वाट का बल्ब होता था, आज हम एलईडी बल्ब की बात करते हैं। ठीक उसी तरीके से समाज आगे बढ़ा तो देश में जो हमारे यहाँ बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो वहाँ के अल्पसंख्यक हैं, उनके लिए उनको नागरिकता देने का ये कानून है। वो कितनी तकलीफ में, वो कितने दुख और परेशानियों में, कितनी सारी परेशानियों को वहाँ वो झेल रहे हैं, उनकी उस परेशानियों को हम सबको समझना चाहिए। और ये नागरिकता जो सीए है, ये निश्चित तौर पे उस देशों के जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उनको एक नया जीवन देने का काम करेगा, उनको जीवन को एक नई दिशा देने का काम करेगा, उनको जीवन में आगे बढ़ाने का काम करेगा। तो निश्चित तौर पे आज देश के तमाम लोगों ने इसका स्वागत किया, खासतौर पे मुस्लिम समाज ने इसका स्वागत किया है। मुस्लिम समाज के आम लोगों ने आगे बढ़ के इसका स्वागत किया और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसके बारे में जो बातें बताई, उस बातों से पूरी तरीके से हमारा मुस्लिम समाज मुतमईन है। उसको अपने प्रधानमंत्री पे एतबार है और ये एतबार ऐसे हासिल नहीं हुआ है। ये एतबार लगातार 10 सालों से ईमानदारी से जनता के बीच में रह के अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए काम करके इस एतबार को हासिल किया। हमने मदरसों में अच्छी तालीम देके इस एतबार को हासिल किया है। हमने अपनी मुस्लिम बहनों को सशक्त करके उनको मुख्य धारा से जोड़ के इस एतबार को हासिल किया है। हमने जो हमारा पिछड़ा हमारा मुसलमान है, पासमानदा मुसलमान है, उसको समाज के मुख्य धारा में आगे बढ़ाने के नियत के साथ काम करके इस एतबार को हासिल किया है। तो आज ये तमाम विपक्षी दल ये समझ ले कि अब आज का मुसलमान उनके इस बहकावे में नहीं आने वाला। आज का मुसलमान जागरूक मुसलमान है और ये देश की उन्नति, देश की तरक्की में अपनी सहभागिता निभाते हुए हमारे कौम डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ना चाहता है। और यही हमारी मोदी और योगी सरकार की मंशा है और इस मंशा पे हमारे मुस्लिम समाज को पूरी तरीके से एतबार है। चलिए ठीक है, इस बीच आगे बढ़ते हुए क्योंकि मिस्टर कपिल देव अग्रवाल जी हमारे बीच में मौजूद हैं, पहले तो आपका स्वागत है। आप इससे पहले भी हमारे साथ में हमारे कई मंच साझा कर चुके हैं, चाहे वो अलग अलग जिलों में हमने किए हैं। आपसे मेरा सवाल रहेगा, मैं मानती हूँ कि बीजेपी जो भी करती है वो एक आइसबर्ग का एग्जाम्पल दिया जाता है कि उसकी टिप छोटी होती है और उसकी इन डेप्थ जो लेंथ होती है वो बहुत बड़ी होती है। अभी जो टिप दिखाई दे रही है वो 2047 विकसित भारत, बढ़ता भारत, उभरता भारत, 400 पार का नारा, वो टिप है। इसके नीचे जो आइसबर्ग छुपा है पानी के, उसमें क्या कुछ ऐलान शामिल है जो कि बड़े स्तर पर किए जाएंगे आने वाले समय में? देखिए, सर्वप्रथम मैं भारत 24 का पूरी टीम का धन्यवाद और स्वागत करता हूं कि आपने मुझे यहाँ आकर के और जनता से रूबरू होने का अवसर दिया। जो विषय आपने रखा है, देखिए बातें बहुत सारी हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिस विजन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, मैं उससे भी अगर पीछे जाना चाहूँ तो दीनदयाल उपाध्याय जी ने, जो हमारे संस्थापक सदस्य रहे, श्याम प्रसाद मुखर्जी जी, उन्होंने जब जनसंघ का गठन किया तभी से लेके आज तक, चाहे जनसंघ के रूप में हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के रूप में, हमने देश के लिए काम किया। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे, इस संकल्प के साथ हम तब जीना शुरू किया जब भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ कहीं नहीं था। हमको किसी को अंदाजा नहीं था और उनको तो कभी नहीं रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचेगी। इस संकल्प को लेकर काम किया, तो उसी मनोवृत्ति के साथ हमने काम किया। हमने युवाओं को उसी ढंग से जोड़ा कि हमको देश के लिए काम करना है, समाज के लिए काम करना है, समाज के युवा वर्ग के लिए काम किया। दीनदयाल उपाध्याय जी उस समय कहा कि जब तक सरकार की योजनाएं अंतिम व्यक्ति के चेहरे तक नहीं, अंतिम व्यक्ति के घर तक नहीं पहुंचेगी, उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं होगी, उसको उसका लाभ नहीं मिलेगा, तब तक सत्ता में रहने का कोई लाभ नहीं है। तो ये डेप्थ की आप बात कर रही हैं, वो डेप्थ हमारी ये है कि जितने भी ये संकल्प के साथ प्रधानमंत्री जी काम करते हैं, उनकी योजना के पीछे केवल भाव ये है कि जो अंतिम व्यक्ति है, जो गरीब है, जो अभी एक तरीके से बिल्कुल
टूटी चारपाई पर है, टूटे मकान में है, घर में पीने का पानी नहीं है, बच्चों की पढ़ाई नहीं है, उन तक योजना का लाभ कैसे पहुंचे। और उसी संकल्प के साथ देखा हो 2014 से जब बहुत सारी योजना है उसकी को आज सबको याद है, पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं है। चाहे घर घर लोगों को मकान देने का काम हुआ हो, चाहे बिजली के कनेक्शन दिए गए हों, चाहे शौचालय दिए गए हों, चाहे गैस के कनेक्शन दिए गए हों, चाहे उनको बैंकों में खाते खोले गए हों। यानी वे ये अप्रोच थी जब पूर्व की सरकारों ने जिनके बारे में कभी सोचा नहीं और आते के साथ तो कहा भी और कहा तो किया भी, उसका क्रियान्वयन धरती में उतरने का काम हुआ। तो मुझको लगता है जो विषय आपका है कि डेप्थ कहाँ है हमारी, तो डेप्थ हमारी वो गरीब वर्ग है जिसके चेहरे पर मुस्कान आई है। और प्रधानमंत्री अभी कहा है कि अभी काम बहुत बाकी हमारे पास है, यानी 2024 जिसके संकल्प के साथ हम सब लोग काम कर रहे हैं, अभी बहुत सारे काम ऐसे बाकी हैं जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन में है और उनको आने के बाद उनको पूरा करने का हम काम करेंगे।